हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं हम लोग CSR नेट JRF लाइफ साइंस के बारे में। क्या है ये एग्जाम, थोड़ा सा बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में और साथ ही बात करेंगे इस पे किस तरह से प्रिपरेशन जो है हमें इसकी करनी चाहिए, राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हियर इज अ क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, सो यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन पॉज ऑन इट और देख सकते हैं आपकी मेरी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट माई सेल्फ, राइट। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है ये है CSR UGC जॉइंट नेट JRF एग्जाम। ओके, सो दिस इज द नेम बेसिकली। ऐसा ही कुछ जंबल करके आगे पीछे कर सकते हैं वर्ड्स को, बट समहाउ यही इसका जो है नाम है। किस लिए होता है? दो चीज के लिए होता है। वन इज फॉर लेक्चरशिप एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। So this is the basic eligibility if you do not have a PhD but you have this LS, right? तो आप जो है कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। Then there is another one which is called JRF, right? JRF is basically nothing but a fellowship. ठीक है, ये फेलोशिप आपको PhD करने के लिए समवेयर अराउंड 37,000 के करीब, एक्सक्लूडिंग आई गेस द HRA, राइट, ये आपको प्रोवाइड करवाता है। इफ यू गेट एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यू कैन अवेल दिस आफ्टर क्लियरिंग JRF, राइट। अब ये मिलता कैसे है कि नेट JRF कैसे? सो मेरिट बनता है, राइट, और उस मेरिट के बेसिस पे तय होता है कि आपको JRF मिलेगा, LS मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। तो JRF का मेरिट ऑफ कोर्स थोड़ा हाई जाता है, और अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली आप जो LS है वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप LS क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको JRF नहीं मिलता, बिकॉज उसका मेरिट थोड़ा नीचे होता है। नाउ रिसेंटली एक नया ऐड हुआ है PhD एडमिशंस। इसके बारे में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं है, बट जो मोटा मोटा मुझे पता है वो ये है कि दिस स्कोर जो आपको इस एग्जाम में मिलेगा, नो मैटर आप JRF क्वालिफाई कर रहे हैं, LS क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके बाद जो आपका स्कोर होगा, से फॉर एग्जाम्पल आप दोनों क्वालिफाई नहीं करते बट आपको एक मार्क्स तो मिलेंगे ना आपके, तो वो मार्क्स यूज होंगे। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पहले क्या करती थी, PhD नॉन फेलोशिप स्टूडेंट्स को भी PhD जो है करने का मौका मिलता था, तो उनके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपने एग्जाम्स करवाती थी। नाउ दे डोंट हैव टू डू दैट। वो सिर्फ क्या करेंगे, आपका जो JRF का जो इस पर्टिकुलर एग्जाम का स्कोर होगा, राइट, इस पर्टिकुलर एग्जाम के स्कोर को यूज करके ही दे कैन क्रिएट अ मेरिट लिस्ट, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फेलोशिप यानी कि JRF जिनके पास नहीं होगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज द बेसिक जो कह सकते हैं एग्जाम है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, राइट। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है लाइफ साइंसेस का, राइट। लाइफ साइंसेस कौन कौन देता है? बॉटनी, मास्टर्स इन बॉटनी, जूलॉजी, राइट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड ऐसी ही अलाइड फील्ड्स। और भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। आप फोरेंसिक साइंसेज का कोर्स भी देख सकते हैं, वहां पे भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं उनके लिए भी, राइट। सो बहुत सारे जितने भी लाइफ साइंस से या आप कह सकते हैं एसोसिएटेड कोर्सेज रहते हैं, जितने भी बायोलॉजी से थोड़े बहुत रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं, उन सबके लिए लाइफ साइंसेज का ही आपको एक ही एग्जाम देना पड़ता है। तो व्हाट मेक दिस
इंटरेस्टिंग इज दैट इतनी सारी अलग अलग स्ट्रीम्स है, इतने सारे मास्टर्स के कोर्सेज हैं, उनके लिए सिर्फ एक एग्जाम है, राइट? सो इट मींस दैट जो सिलेबस होगा वो बहुत वास्ट होगा, इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ उस सिलेबस में होगा ही, राइट? सो इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास एक और चीज आती है, वो है इसमें जो नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास आती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। और बहुत ज्यादा एग्जाम्स ऐसे नहीं होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आप ज्यादातर देखेंगे आपको उनमें चॉइसेस का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बट हियर यू विल गेट दैट कॉन्सेप्ट, राइट? सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान में रखना है कि चॉइसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सिलेक्शन में, तो उसके साथ भी आपको बहुत ज्यादा उसके लिए भी स्ट्रेटेजी जो है एक होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जाम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड व्हिच इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, that how does the exam look like, right? Pattern of the exam. So the exam is divided into three sections, that is section A, then there is section B, and then there is section C. Section A is basically general ability. Then section B and C is your subject specific. So is this, right? Subject specific basically कि लाइफ साइंस से हो। Now जनरल एबिलिटी में क्या रहता है कि आपके पास 20 क्वेश्चंस are there and you have to do 15 total questions and the number of questions you have to attempt. Right, each question carries 2 marks, which makes it total 30 marks का ये आपके पास आ गया सेक्शन ए, राइट? सेक्शन बी में आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? 50 क्वेश्चंस out of which you have to attempt 35. Each question carries 2 marks, right? Again this will to 70. So now this is 70 marks. Then we have section C, which has about 75 questions, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं. Each question carries 4 marks, right? So the total marks this question carries, this section carries is 100. Now यहां पे जो मैं आपको पहले कह रहा था कि चॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 75 क्वेश्चन है और सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, और 3 घंटे हैं आपके पास टोटल, वो पहली 2 सेक्शंस करने के लिए भी और ये भी। तो अगर आप 75 के 75 क्वेश्चन को पढ़ने बैठ जाते हैं ना, तो आपके पास समय नहीं बचता है उनको अटेम्प्ट करने का अच्छे से, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं 75 क्वेश्चन ये होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड। बेसिकली दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दीज आर नॉट फैक्चुअल क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी आपको लाइफ साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, बट दोज आर बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। लेकिन हियर यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, इवन इफ यू नो द कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, यू विल हैव टू फाइंड कि किस तरह से आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजाइज कि क्या आपको अटेम्प्ट करना है, राइट? वो हम बाद में देखेंगे, ये पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो हम उसमें बनाएंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, तो इसको इंट्रोडक्शन की तरह से लेते हैं। तो दिस इज इट। सेक्शन ए में आपको जनरल एबिलिटी जो मैंने बताया अभी, दिस इज नथिंग बट बेसिकली आपको कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन देंगे, कुछ जनरल मैथ से क्वेश्चन होंगे, कुछ इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, कुछ बेसिक साइंस से क्वेश्चन होंगे, वही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके लिए मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूं कि आप प्रिपेयर ना करें, ठीक है? इसके लिए प्रिपेयर ना करें। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, आप थोड़े से कॉमन सेंस को यूज कर सकते हो, तो आप इस सेक्शन को निकाल लो। आप अगर नहीं यूज कर सकते हो तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, वो बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसकी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगेन एक चीज मैं आपको समझा दूं कि इस एग्जाम में आपको एक एक सेक्शन को पास नहीं करना है। आप अगर इसमें 0 भी लेते हैं, आप इसमें अगर 0 मार्क्स भी लेते हैं, तो इसका आपकी मेरिट पर ही असर पड़ेगा। इससे आप सेक्शन ना ही क्वालिफाई करते हैं तो इससे का ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप यहाँ पे 0 लेके अगर यहाँ और यहाँ अच्छा करते हैं, तो आपके इसके 0 या इवन नेगेटिव मार्क्स भी आप पे
कोई असर नहीं डालेंगे। अगर आप यहाँ पे 100 मार्क्स ले लेते हो, 25 के 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो और कर सकते हो, क्योंकि 75 में से 25 करने हैं, तो आपको चूज करने हैं कौन से आपके बेस्ट है, आप 25 के 25 कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास अराउंड 70 मार्क्स है, ठीक है। 70 में से आप बहुत आसानी से यहाँ पे 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो 140 तो आपका यहीं से बन सकता है। अगर थोड़ा बहुत आप कट भी कर ले तो 120 के करीब आप स्कोर कर सकते हैं। 120 से 25 में आपका जेआरएफ हो सकता है, राइट। 125 एक सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप ये दो सेक्शन से इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा टफ ये चीज नहीं है। बट यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो कम से कम यहाँ पे आप 7 से 10 मार्क्स तो बहुत आसानी से ले सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से 10 मार्क्स के करीब ले सकते हो, अगर आप अपनी कॉमन सेंस जो है वो लगाते हो इस एग्जाम में। सो मेक श्योर दैट यू यूज योर कॉमन सेंस। सेम यहाँ पे भी कॉमन सेंस का बहुत रोल प्ले होता है, राइट। तो बट ये एक आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसके बाद कॉमन सेंस आती है। यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस काम आ जाती है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नॉलेज भी चाहिए कॉमन सेंस लगाने से पहले। सो दैट इज द डिफरेंस, राइट। सो ये जो होता है मोटा मोटा जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, 3 घंटे का ये एग्जाम रहता है, ठीक है, 3 आवर्स, और ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है। तो आप क्वेश्चन अगर कभी गलत हो भी जाता है तो आप रिविजिट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, आंसर को चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वो चीजें देखें। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं कहूंगा आपको, तैयारी की एक स्ट्रेटेजी की वीडियो तो हम बनाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा वो है PYQs, किसी भी एग्जाम के लिए। बट इसके लिए फॉर श्योर अगर आप पिछले 10 साल के PYQs करके जा रहे हैं तो आई कैन टेल यू सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है, होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, कभी कभी तो 7-8 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। लेकिन 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 जो फंडामेंटल्स जो या जिसको कहते हैं ना कि फंडा, किसी एग्जाम के पीछे, किसी क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, वो अराउंड आपके 40 से 50 मार्क्स बना सकते हैं इसमें आराम से। अगर आप 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सीधे सीधे जो फंडामेंटल्स रिपीट होने वाली बात है, जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था वैसा ही क्वेश्चन आपको इस साल भी आएगा, जस्ट थोड़ी से उसमें ट्वीक्स होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप निकाल लेंगे। 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं वहां से, 50 मार्क्स आप वहां से ले लें, 50 मार्क्स तो कम से कम आप अपने दिमाग से स्कोर कर सकते हैं। और बाकी ये जो है वो वहां पे दिमाग, जो आपका एग्जाम है वहां पे आप एफर्ट डाल के वहां पे जो आप तैयारी करेंगे वहां से तो आ ही सकते हैं, राइट। क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कुछ तो आपको अपने सब्जेक्ट का आता भी होगा। तो PYQs आप एटलीस्ट 10 ईयर के जो है अपने पास हमेशा रखें। तैयारी करने से पहले PYQs पे एक बार पूरे के पूरे 10 ईयर के PYQs को एक बार पढ़ ले। आप कुछ समझ आएंगे, कुछ समझ नहीं आएंगे, लेकिन उनको पढ़ ले एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप तैयारी जिस तरह से कर रहे हैं, क्या एग्जाम से अलाइंड वो है कि नहीं है। कई बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आप उस तरह से वो तैयारी नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे पीछे रह जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी तैयारी जो है वो एग्जाम के पैटर्न के साथ अलाइंड है, ठीक है। ये था हमारा पहला वीडियो, ये बेसिक आपको ओवरव्यू देने के लिए था। अब नेक्स्ट वीडियो में विल मेक श्योर कि आपको बुक लिस्ट दे कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सेक्शन ए के लिए मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं आएगा। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप सेक्शन ए की प्रिपरेशन कीजिए, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो बहुत है। उससे ज्यादा मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप सेक्शन ए के लिए तैयारी कीजिए। सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए देख सकते हैं आप हमारी अगली वीडियो। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने साथ जो भी आपके एस्पिरेंट्स जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी। और हमारी तरफ से इसी तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी और जनरलाइज जो स्ट्रेटेजी की वीडियोस है वो भी आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।